बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाइव विद डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं नायला अली। नाज़रीन, तहरीक अदम एतमाद के मामले पर सियासी दर्जे हरारत में आज इजाफा देखा गया। शेख रशीद साहब ने कहा है कि इमरान खान साहब को सिंध में गवर्नर राज लगाना चाहिए। इस समेत दिन भर जो अहम मौज़ूआत रहे हैं उन पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम जी, आपको भी सर, आज बहुत सारी शख्सियात ने हुकूमत का साथ छोड़ने का ऐलान किया। अच्छा, मेरा ये ख्याल है कि जितने लोग आज सामने आए हैं, ये मेरा तज्जिया है, मेरी खबर है, इनके अलावा और शख्सियात भी मौजूद हैं और जिनमें वफाकी वज़रा भी हैं सही और मजीद लोग भी हैं जो इमरान खान साहब के आसपास मौजूद हैं। फैसल वाउडा साहब, जी सर, साबिक वजीर सेनेटर फैसल वाउडा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। फैसल वाउडा साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर। फैसल वाउडा साहब, आप उन लोगों में से हैं जो इमरान खान साहब के करीबी दोस्त, साथी, अच्छे बुरे वक्त में उनके साथ खड़े रहे और जाहिर है कि आज भी खड़े होंगे, चाहे आप किसी वजारत में हो या ना हो। ये तो लोग जो चले गए सो चले गए। जो इस वक्त इमरान खान साहब की काबीना में और उनके आसपास लोग मौजूद हैं, क्या उनमें भी ऐसे लोग हैं जो इमरान खान साहब के साथ नहीं हैं? डॉक्टर साहब देखिए, साथ होने में और आर्बिट्रेशन के दौरान अपनी शेरवानी और पजामे का ख्वाब रखने वाले पहले भी चकनाचूर हैं और आज भी मौजूद है और आज भी ट्राई करके आए हैं और आज भी जलील और रुस्वा होंगे। उनको घर के वोट भी नहीं मिलेंगे। अच्छा, ये मैं काबीना में बोल चुका हूं और जी। हर प्लेटफॉर्म पे बोलता हूं और बोलता रहूंगा और वक्त आने पर मैं गिरबान भी पकड़ लूंगा। अच्छा, मेरी बात सुने। जो आप कह रहे हैं कि वो शेरवानी और पजामा बनाने की, इसका मतलब है वो वजीर आजम इमरान खान की जगह लेना चाह रहे हैं? वो ये सोचते हैं, खाली है उनकी, क्योंकि पीटीआई इमरान खान है और इमरान खान ही पीटीआई है। अच्छा, इस वक्त मौजूद हैं? अच्छा, इस वक्त मौजूद हैं, यानी इन लोगों के एमएनएस के अलावा वजीर है वो? सर, वो ख्वाब देखते हैं अपने आप को, वो वफाकी वजीर से ऊपर देखते हैं अपने आप को हमेशा। लेकिन वो है वजीर अभी भी? हाँ, डेफिनेटली अभी भी वजीर है? बुज़दिल वजीर है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये वो लोग हैं जो कि माइनस इमरान खान कैबिनेट में इस वक्त मौजूद हैं और इमरान खान की जगह लेना चाहते हैं बतौर वजीर आजम और बतौर चेयरमैन तहरीक इंसाफ। बगौर वजीर आजम तक तो उन्होंने मशवरा भी दिया है किसी हद तक डायरेक्टली, और कई एप्लीकेशन भी पहुंचाई है, लेकिन जल्दी में डर इतना है कि एक ने शेरवानी का ऑर्डर दे दिया, दूसरे ने पजामे का दे दिया। अच्छा, मुझे ये बताएं, मुराद सईद साहब हाँ या नहीं? हमारा जबरदस्त कारकुन है। अच्छा, असद उमर साहब? नो कमेंट्स। असद उमर साहब नो कमेंट्स। अच्छा, शाह महमूद कुरैशी? नो कमेंट्स। अच्छा, फवाद चौधरी? नो कमेंट्स। अच्छा, अली जैदी? नो। मेरे ख्याल से डॉक्टर साहब, जो आज का बेसिक टॉपिक है ना, उसके लुब्बे लुबाब पे आया। नहीं, आपने कहा कि प्रोग्राम पे आकर मुराद सईद हमारा अच्छा दोस्त है, लेकिन बाकियों पे आप नो कमेंट्स कह रहे हैं। तो मेरा सीधा सवाल है कि आपने एक को अच्छा दोस्त कहा, अच्छा कारकुन का, बाकी को नो कमेंट्स क्यों कह दिया? नहीं, नो कमेंट से मतलब ये कि वो रेलेवेंट नहीं है ना अभी क्वेश्चन। नहीं, तो फिर कौन से लोग हैं जो इमरान खान की जगह लेना चाह रहे हैं, वजीर हैं? डॉक्टर साहब, मेरे से ज्यादा आपका 100 गुना ज्यादा तजुर्बा है, आपको सब कुछ पता है, मुझसे बहुत पहले का पता है। हमने तो बयान काबीना में भी आवाज उठाई थी, आज भी उठा रहे हैं, वक्त आने पे गिरबान पकड़ के कपड़े भी फाड़ देंगे। अच्छा, और नहीं तो इमरान खान साहब को इल्म है कि उनके मौजूदा वजीर, इस वक्त के सीनियर वजीर, उनको दगा देने जा रहे हैं कि इमरान खान साहब को एमएनएस को छोड़ दें आप, वजीर काबीना? इमरान खान साहब के पास सारी भाग दौड़ इमरान खान साहब के अपने हाथ में है। इससे बड़ा सबूत आपको कोई चीज मिल नहीं सकता कि जो चीजें इमरान खान को 15 साल से 14 साल से मैं जानता हूं, वो इमरान खान अब आपको नजर आएगा और आपको नजर आना शुरू हो गया। सारी कमांड ये वजीर अच्छा, अपने हाथ में ले लिया। हाँ बिल्कुल ठीक है। ये जो वजीर हैं, ये अपने आप को वजीर आजम देखना चाहते हैं और एप्लीकेशन डालकर आ गए नहीं? वो तो हर बार इससे पहले भी गए हैं। अच्छा सारा उनका है, बुरा सारा इमरान खान का है। यानी वो कहते हैं माइनस इमरान खान 100%। और इमरान खान साहब को भी कोशिश की इनडायरेक्टली कन्विंस करने की, लेकिन मसला उनको समझ नहीं आ रहा कि तहरीक इंसाफ के अंदर से चीर फाड़ देंगे सब। अच्छा, नहीं, वजीरों ने इमरान खान साहब से कहा कि आप छोड़ दें और हम वजीर आजम बन जाएं? इतनी जरूरत तो नहीं है। इनडायरेक्टली फलाना ये था, फलाने का ये भी मशवरा था। अच्छा, और इसमें जो है ये
यानी अगर आप सोचें कि 10 वजीर फर्ज करें, वैसे 10 से ज्यादा हैं, 10 में से कितने लोग सिंसियर होंगे इमरान खान के साथ? यानी एवरेज कैसे लें हम इस कैबिनेट में? 10 में से 3, 10 में से 8, 10 में से 4, क्या है रेशो? मेजॉरिटी इमरान खान के साथ सिंसियर है। लेकिन जो सीनियर वज़रा हैं, जो हमें हर जगह टीवी पे नजर आते हैं बैठे हुए, वो इमरान खान के साथ नहीं है। मुश्किल वक्त में वो टीवी पे भी नजर नहीं आते। अच्छा, लेकिन वैसे बैठे होते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वही है ना? छोड़े ना सर, अभी जो इंपॉर्टेंट चीज है उसको डिस्कस करें, इनकी कोई रेलेवेंस नहीं है। अच्छा चले ठीक है, मुझे ये बताएं कि यानी इसका मतलब ये हुआ कि वजीरों में भी ब्रूटस हैं? हाँ है सर। और सीनियर वजीरों में? सर वजीर तो वजीर होता है ना, उमर वजीर नहीं बनता। नहीं मतलब पुराने रहे हैं ना, कई सालों से वजीर है, वो वजीरों की बात कर रहा हूं ना, सीनियर सियासतदान। हेलो जी फैसल भाई, ऐसा आखिर एक और बात आपसे, ये जो तादाद है, यानी आप ये कह रहे हैं और हमें भी पता है और आपको भी पता है कि इमरान खान साहब के ये तो हो गए एमएनए, जो वजीर हैं करीबी। अब वो वजीर अगर साजिश कर रहे हैं और इमरान खान को पता है, तो फिर तो वो मामलात को मजीद खराब करेंगे। डॉक्टर साहब, हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया, दोबारा राब्ता करने की कोशिश करते अच्छा, हैं। अब ये जो फैसल साहब ने बातें की हैं डॉक्टर साहब, काफी हैरान कुन है। देखें, मैं जो बात कह रहा हूं, फैसल साहब ने कहा, मुराद सईद का पहले मैंने नाम लिया, उन्होंने कहा हमारा कारकुन है, फिर मैंने 3 और नाम लिए, नो कमेंट्स। वो ये कह रहे हैं कि जी लोग जाते हैं वजीरों से ऊपर का देखते हैं। मैं ये बात बार बार इस प्रोग्राम में इशारतन कह चुका हूं कि इमरान खान साहब के जो वजीर हैं, ठीक है, वो वजीर आजम बनना चाहते हैं। इमरान खान साहब की जगह तहरीक इंसाफ के चेयरमैन भी उनको नायल करवा के, और कैबिनेट के अंदर मौजूद -1 फार्मूला। फैसल वाउडा साहब जाहिर है कि अब इस वक्त नाम नहीं लेना चाह रहे, लेकिन उन्होंने जो बातें कहनी थी कह दी। वजीर हैं, मैंने उनसे पूछा कितने, तो उन्होंने कहा मेजॉरिटी जो आपको टीवी पे नजर आती है, बुरा वक्त होता है टीवी से भी गायब हो जाते हैं। तो अब इसका मतलब यह है कि ये मैं उन एमएनएस की बात नहीं कर रहा, और हम सबको पता है, लेकिन इशू ये है कि खान साहब इस वक्त जो है वो उनको तनहा छोड़ दिया है। उनके एमएनएस को एमएनएस तो चले, वो तो गोरख धरा है ना नंबर्स का, असल इशू जो वजीरों का है। और उन वज़रा ने जाके ये बात की, इमरान खान साहब ने कहा कि मेरा मैसेज पहुंचाओ। वो आगे गए और उन्होंने कहा कि ऐसा है कि आप हमें क्यों नहीं सपोर्ट करते, हम वजीर आजम बन जाते हैं तो बहुत सारे मसाइल हल हो जाएंगे। हमारी इस पार्टी से भी बातचीत है, हमारी उस पार्टी से भी बातचीत है, हम देखें। बिल्कुल इमरान खान का समझ नहीं आता ना, क्या वो बोलता है, बातें ऐसी करता है, यूं करता है, ऐसे करता है, उसको समझ नहीं है कोई। वजीरों ने, एक वजीर ने जाके ये कहा कि अभी इस वक्त बहुत एक्टिव तरीन वज़ीरों में से, वो कहते हैं कि वार्डो साहब नहीं है, वरना ये इसकी तरदीद नहीं कर सकता, कोई भी शख्स तरदीद नहीं कर सकता इस बात की। वो कहते हैं कि मुझे तो नवाज शरीफ याद आता है, वो कितना अच्छा था इमरान खान से, और ये बात वो सियासी शख्सियत के सामने नहीं कर रहे। मैं इससे ज्यादा बात नहीं करना चाह रहा, ठीक। तो इमरान खान साहब की कैबिनेट का ये हाल है, लेकिन वो इस वक्त मजबूर इसलिए हैं कि ये सारे लोग जो हैं, ये मुराद सईद, मैंने कहा ना हमेशा मुराद सईद, मैं शहबाज गिल का भी कहता हूं, मैं मुराद सईद का भी कहता हूं, मैं और बहुत सारी शख्सियत हैं उनका, मैंने जान के नाम लिया मुराद सईद का, ताकि वो कहें कि हमारा कारकुन है। अली जैदी पर भी उन्होंने कहा कि बाकी वो नो कमेंट्स। क्यों कहा उन्होंने? मैं किसी पे इल्जाम नहीं लगा रहा, लेकिन मैं सिर्फ आपको ये बात कह रहा हूं कि आने वाले दिनों में ये मामलात और जब खुलेंगे तो उस वक्त जो है वो खान साहब के लिए मजीद मसाइल पैदा होंगे। ना किसी पे कोई तनकीद है, हर एक की सियासत है, हमारा काम है बताना कि इमरान, और असल बात जो कह रहे हैं कि इमरान खान को पता है, जो मैं कहता हूं ना असल बात कि इमरान खान को पता है, ये सबसे अजीब सी बात है। कानूनी टीम ये कर दें, फला कर दें, ऐसे कर दें सर, वैसे कर दें सर। माशी टीम तो वो तो चले, शौकत तरीन से वो तो दायरा IMF और जो पाकिस्तान के इशूज हैं वो तो हैं, लेकिन ये है कि तहरीक इंसाफ के अंदर इमरान खान साहब की को नायल करवा के, और तहरीक इंसाफ भी, पार्टी के अंदर भी, पार्टी भी एक है वो कि अगर हुकूमत लीजिए तो पार्टी को चेयर करें। जो मैंने कल बात की थी ना कि तहरीक इंसाफ में माइनस इमरान खान भी है, वो जो कौमी हुकूमत की बात चली थी, वो तो आईनी तौर पर पॉसिबल ही नहीं है। मुझे नहीं पता कि शहबाज शरीफ साहब ने कैसे बात कह दी, मतलब पता नहीं
500 पार्टी हैं पाकिस्तान में, तो हर पार्टी को लेंगे तो कैसे, क्या मतलब, वो तो बात बिल्कुल समझ से बाहर है मेरे। लेकिन असल बात यह है कि ये क्राइसिस इमरान खान साहब को आज खत्म करना चाहिए, पेशतर इसके कि ये नौबत आ जाए कि वो ये सारे वो लोग हैं जो पहले सेनेट के अंदर इधर उधर हो गए थे और इमरान खान साहब को इल्म था। लेकिन अब वो बात है कि फिर इमरान खान साहब को जलसा है कल, और वो अब इस पे किस तरह रिएक्ट करते हैं, नोइंग कि उनकी कैबिनेट में भी ब्रूटसेस मौजूद हैं। ब्रूटस नहीं, कई लोग जो उनको छोड़ के जाना है उन्होंने, ठीक है। और वो एक खास प्लान के तहत इमरान खान साहब से, वजह क्या है कि अभी तक वो सामने नहीं आए? कोई प्लानिंग है इसकी? हाँ, खास वक्त वो बिल्कुल एक जगह तक जाके, और उसके बाद वो मुस्लिम लीग नून के साथ भी राब्ता और कुछ का पीपल्स पार्टी के साथ राब्ता, ठीक है। वो प्रोजेक्ट इस प्रोजेक्ट का हिस्सा है जिसके तहत इमरान खान साहब को भेजना है। वो हुकूमत को या इमरान खान साहब? इमरान खान साहब को। हुकूमत जाती है तो अगले टिकट उनके तैयार हैं, वो सामने नहीं आए, लेकिन वो बिल्कुल आपको इस वक्त ऑपोजिशन को गालियां देते हुए नजर आएंगे। अच्छा, हाँ, ये भी गेम का हिस्सा है। तो इसमें ये जो है ना, ये बड़ी ट्रिकी सियासत है, सियासत बड़ी अजीब है। डॉक्टर साहब, इत्तेहादियों से पहले हुकूमती वुज़रा ही हमें उस तरफ नजर आए, ये अजीब बात हो गई। हम इत्तेहादियों से एक्सपेक्ट कर रहे थे। इत्तेहादी तो बाद में, इत्तेहादी जो है वो तो मैंने आपसे पहले भी बात की थी कि तहरीक अदम एतमाद इमरान खान साहब 200 से ज्यादा लोग हैं, और अभी तो ये छोड़ देना, वो जो उनको बुरा भला कह रहे हैं ना, वो किसी और लेवल पे उनके मामलात हैं। वो ये प्लान ही ऐसे कि इसको बुरा भला कहते रहो, उसको बुरा भला कहते रहो, तो खान साहब के करीब आ जाओ, और उसको बुरा भला कोसते रहो, उसको कोसते रहो। कुछ जेनुइन है उसमें से, कुछ बड़े जेनुइन है जो खान साहब के दुखी दिल के साथ उनके जो लोग जो छोड़ के गए हैं उनके लिए कोशिश कर रहे हैं। और कुछ ये है कि वो क्या कहते हैं, वो आपस में तय है मामला, ठीक है। मैच फिक्स है कि यार मैं तुझे बोलूंगा, तूने आगे से बोलना है, लोगों में खान साहब को होता है कि यार ये तो बड़ी आपस में इनकी चल रही है बात, लेकिन अल्टीमेटली तो उनका जवाब आता है वो खान साहब को आता है। यहां से मुख्तलिफ शख्सियात इमरान खान साहब के लिए जवाब, ये बड़ी इसको देख के समझे, इसको अंडरस्टैंड करें। हाँ, बड़ा जबरदस्त इधर से बुरा भला तय होता है कि यार हम तुम्हें बोलेंगे, तुमने आगे जवाब नहीं देना है, खान को देना है, खान ने हमें कहा है कि ऐसे बोलो, मतलब ऐसे। कुछ बड़े जेनुइन है, कुछ बहुत जेनुइन है खान साहब के साथ, लेकिन ये है कि कुछ अक्सरियत हमने ये कहा था, हमें हमारी बात नहीं सुनी, ये वजीर इस्तीफा दे गया, ये आने वाले दिनों के अंदर तंग करेंगे खान साहब को। कुछ खान साहब के साथ रहेंगे, और वो लोग रहेंगे जिनसे खान साहब पब्लिक में बात कर रहे हैं, यानी जो पब्लिक है, जो पब्लिक में खान साहब का जलसे में जो लोग नारे लगा रहे हैं ना अभी तक, वो खान साहब की बेस है। और खान साहब के आसपास जो है वो बहुत थोड़ी तादाद में वोटर सब कह गए, ठीक है। लेकिन जाहिर है कि इस वक्त वो ज्यादा बात करेंगे तो पता चलेगा कि वो वज़रा जो है उन्होंने और मसला खड़ा कर दिया। लेकिन आप देखें ये सियासत की, वज़ीर आज़म साहब संभाल लेंगे डॉक्टर साहब? वज़ीर आज़म साहब को इल्म है, अभी शायद वो ये देखें कि मैं किस मरहले में इनसे जान छुड़ाऊं। लेकिन मुशीर भी तो है, या स्पेशल असिस्टेंट्स हैं या मावन खुसूसी हैं, उनकी तो वोट्स नहीं है ना, उनका इशू नहीं है। इशू ये है कि जो जिनके वोट्स हैं, हमारे भी दोस्त हैं, दोस्त मुराद हमारी भी उनसे लैक है सबसे, लेकिन ये कि वो ये सियासत इंटरेस्टिंग हो गई है, रूथलेस नहीं होती, बेरहम सियासत नहीं होती, बेरहम, जहां कोई किसी का नहीं होता, जहां बेटा जो है वो बाप को कैद में डाल देता है और इंश्योर करता है कि सलाखों से उसको ताजमहल नजर आता रहे, और बूढ़ा बाप जो है वो उसमें जान दे देता है, बादशाह होता है, जान दे रहा है, और बेटा कहता है कि भाई ये आखिरी दिनों में देखते रहो जो तूने बनवाया था अपनी बीवी के लिए ताजमहल, ये तारीख है, ठीक है। अच्छा, तो अब जरा और थोड़ी सी बात करते हैं पाकिस्तान की सियासत पे, और अभी चल नहीं दें इस चीज को आगे। हम यहां तो रुक गए हैं कि इनके अलावा लोग जो इमरान खान साहब के वज़रा हैं, जो टीवी पे नमदार होते हैं और मुखालिफिन को गालियां दे रहे होते हैं, उनमें भी आने वाले दिनों में ऐसे लोग निकलेंगे जो खान साहब का साथ छोड़ देंगे। यहां हमने बात की, या खान साहब को गलत रास्ते पर ले जाएंगे। अच्छा, और कुछ ऐसे हैं जो सिंसियर है, ठीक है, और जो इन्होंने बात की कि जाके अपनी एप्लीकेशन डाल के वजीर से ऊपर बनना, वजीरों से ऊपर जाने की ख्वाहिश है उनकी, फैसल बॉर्डर साहब के बकौल, कमाल का जुमला। अच्छा जी, अब पाकिस्तान के अंदर जो कुछ हो रहा है, खिता रीजन आग लगी हुई है, तनाव है, दोस्तियां हो रही हैं, इत्तेहाद बन रहे हैं, सब कुछ हो रहा
जो सबसे एक बदकिस्मत वाकया जो है वो मेरिपोल की जो बंदरगाह है, अगर हम यूक्रेन का देखें, बिल्कुल जो सी ऑफ एजरोव नीचे बिल्कुल बंदरगाह, जो मशरकी डोनेत्स्क और ल्यूनेत्स्क के पास का एक बंदरगाह का इलाका, वहाँ पे बॉम्बिंग हुई और वहाँ पे एक थिएटर पे बॉम्बिंग हुई और क्लेम किया जा रहा है कि वहाँ पे जब बॉम्बिंग हुई तो 1000 से ज़्यादा लोग वहाँ मौजूद थे, ठीक है। और 1000 से ये मारिउपोल की वो आपको नज़र आ रही है बिल्कुल सी ऑफ एजरोव के साथ, और जब ये बॉम्बिंग हुई तो वहाँ पे 1000 के लगभग वहाँ पे लोग मौजूद थे। कितने बचे कितने नहीं बचे, ये बंदरगाह जो है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, दूसरी मैं थोड़ी सी बात ज़रा इस पे आगे चलाने से पहले मैं ये बात सिर्फ करूँ कि जो मुख्तलिफ़ किताबें हैं ना, मैं यहाँ पे मिसाल के तौर पे मैं जूइश किताबों को, उनकी जो बुक्स हैं उनको कोट करके, मुख्तलिफ़ बुक्स हैं ज्यूज़ ऑफ खजरिया, मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि उसको अगर कोई उसमें से देखना चाहे, 12 ट्राइब्स, ठीक है, प्रॉमिस एंड पेरिल इन द न्यू इज़राइल, और द 12 ट्राइब्स ऑफ इसराइल, और उसके बाद इसके 2-3 एडिशंस आ चुके हैं, द 12 ट्राइब्स नेशंस, सेक्रेड नंबर एंड गोल्डन एज, और द 12 ट्राइब्स ऑफ इसराइल, हिस्ट्री, फैक्ट्स एंड प्रोफेसी। तो इन किताबों को मैंने थोड़ा सा देखा है, और यहाँ पर जो मैं बात कर रहा हूँ वो मैं इसराइल के जो इसराइली रवायात हैं उनको मैं कोट कर रहा हूँ, ये ज़हन मेरे। अच्छा, उनकी रवायात जो हैं, इसराइली रवाई, ये यहाँ पे मैं 12 ट्राइब्स को, जो कि ईथन मिखाली की है, वो कहते हैं कि जी हैकल सुलेमानी जो है वो 7 साल लगे उसको बनने में, हैकल सुलेमानी को, और हैकल सुलेमानी जो है वो 410 साल तक खड़ा रहा, पहली दफ़ा जब हैकल सुलेमानी तामीर हुआ। और हैकल सुलेमानी जो है वो उसको हम फर्स्ट टेंपल भी कहते हैं, और हैकल सुलेमानी बनाने का जो काम था वो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, जो कि बड़े पैगंबर, उनके दौर में शुरू हुआ। उन्होंने 40 साल तक बनी इसराइल पे हुकूमत की। दाऊद अलैहिस्सलाम को डेविड, इंग्लिश में जो डेविड है, ठीक है, बहुत से पैगंबर ऐसे हैं जिनका नाम जो है वो बाइबल में भी है, ओल्ड टेस्टामेंट में भी है, तौरा में भी है, और वो हमारे लिए भी पैगंबर हैं और हमारे ईमान का हिस्सा है। अच्छा, मिसाल के तौर पे आपने बहुत कॉमन सुना होगा माइकल, इतना कॉमन नेम होता है, तो ये मिखाइल अलैहिस्सलाम से माइकल निकला है, ठीक है। डेविड तो दाऊद अलैहिस्सलाम, एडम्स आदम अलैहिस्सलाम। अच्छा, उसके बाद फिर आइजक न्यूटन, तो आइजक जो है वो हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम। उसके बाद फिर सोलोमन तो सुलेमान अलैहिस्सलाम, और इसी तरह से और बहुत से नाम, जॉन हज़रत याहिया अलैहिस्सलाम। तो ये जो नाम है सारे, और फिर जोसेफ हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम, जैकब, कितना आम नाम है, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम। तो ये जो सारे नाम हैं, ये नाम ऐसे हैं जो कि हम यानी वहाँ पे कॉमन यूज़ होते हैं, और हमें इल्म होना चाहिए कि ये बनी इसराइल में जो पैगंबर आए, तो फिर बनी इसराइल, और ज़ाहिर है कि इसराइल की किताबों को ही देखना ज़रूरी है। अच्छा, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम भी बादशाह थे, उनको बादशाहत अता हुई, और ऐसी बादशाहत अता हुई कि हैवानात भी उनके ताबे थे। कुरान शरीफ में 17 मकामात पे जिक्र है। अच्छा, और उसमें आयत भी है फिर कि दुआ कहते हैं हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम कुरान शरीफ में, क्या है मेरे परवरदिगार बख्श दे ऐसी हुकूमत जो मेरे बाद किसी के लिए भी मुयस्सर ना हो, बेशक तू बड़ा अता करने वाला। अच्छा, 410 साल तक वो हैकल सुलेमानी रहा। उनके साहबजादे के दौर में चूँकि मुकम्मल हुआ, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में तो फर्स्ट उसको टेंपल कहते हैं, किंग सोलोमन टेंपल। अच्छा, उसके बाद ही हुआ हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के जो है वो उनके बाद बनी इसराइल की आपस में लड़ाई हो गई। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, बनी इसराइल की लड़ाई होगी आपस में, ठीक है। अच्छा, बनी इसराइल ये वो हैं जो इनसे बहुत पहले हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम आ चुके हैं, ये बाद में है, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का ज़माना बाद में है, ठीक है ना। बनी इसराइल है ना, तो वो पहले।
तो ये आपस में लड़ गए, और दो इनकी जो किंगडम ऑफ इसराइल थी, किंगडम ऑफ इसराइल जो बड़ी किंगडम बनी थी, जिसका हम यहाँ पे नक्शा भी दिखा सकते हैं, तो बड़ी किंगडम थी जिसपे हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम हुकूमत करते थे। लेकिन हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बाद लड़ाई हो गई। लड़ाई हो गई इसलिए कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के जो बेटे थे, जो पैगंबर नहीं थे बनी इसराइल में, तो वो पैगंबर उनके दरमियान और जो बनी इसराइल के 12 कबीले थे, 12 कबीले बनी इसराइल के, क्योंकि बनी इसराइल के वो जो 12 कबीले थे वो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटों की औलादें थी। ठीक है। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का नाम इसराइल है, ठीक है। तो इसलिए उनकी जो नस्ल है वो बनी इसराइल कहलाती है। बनी इसराइल को बनी इसराइल इसलिए कहा जाता है कि हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का नाम इसराइल है, ठीक है। तो अब उनकी नस्ल बनी इसराइल है, तो उनकी नस्ल के जो 12 कबीले थे उन्होंने कहा एक मिनट ठहर जाओ, असल में तो असल में तो हम बनी इसराइल हैं। तो उनके दरमियान और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के साहबजादे के दरमियान तनाव पैदा हो गया, ठीक है। यहां पे मैं 12 ट्राइब्स ऑफ इसराइल कोट कर रहा हूं, मैंने कहा ना इसराइली रवायात के मुताबिक। अच्छा, उसके बाद ये हुआ कि दो हिस्से हो गए। जो शुमाली हिस्सा था ऊपर वाला, जो अपर पार्ट था नॉर्थ, दो में लड़ाई हो गई ना, साउथ अलग हो गया, नॉर्थ अलग हो गया। जो साउथ बन गया वहां सल्तनत इसराइल बना ली उन्होंने, क्योंकि वो अपने आप को याकूब अलैहिस्सलाम यानी बनी इसराइल, यानी वो कहते थे कि हम तो उनके असल हैं, असल तो हम हमारी चेन चल रही है नीचे, और तुम तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बेटे हो। तो उनके दरमियान जो है वो नीचे ये दो बादशाह आ गए, और ये दो हिस्सों में टूट गई। इसराइल ऊपर हो गया, और जुदा या जिसको यहूद कह सकते हैं हम, सल्तनत यहूद कह सकते हैं, दो हिस्सों में ये डिवाइड हो गए। ठीक है। उसके बाद ये हुआ खूंरेजी, आपस में मार कुटाई, लड़ाइयां, फसाद, दंगे फसाद दोनों में हुई बहुत ज्यादा। तो इजिप्ट की जो एम्पायर थी वो आई, और उसने ये जो जुदा का इलाका है, ये इसराइली रवायत के मुताबिक जो किंगडम ऑफ जुदा थी उसको तबाह किया और उस पर कब्जा कर लिया, ठीक है। और जो नॉर्थ का इलाका था, यानी इसराइल का जो इलाका था, किंगडम पहले तो एक ही बड़ी थी किंगडम ऑफ इसराइल थी ना, फिर दो हिस्सों में टूट गई थी। जो ऊपर का जो इसराइल था वहां पर आसीरी आए, और उसमें जो है वो ये हुआ कि उन्होंने सल्तनत इसराइल का खात्मा कर दिया, ठीक है। और कुछ साल बाद जो है 587 में बाबुल का बादशाह बख्तनसर आया, उसने यहूद की भी, मतलब सल्तनत यहूद की भी ईंटों से ईंटें बजा दी, ऊपर इसराइल की भी ईंटों से ईंटें बज गई, और वहां से वो जो असल चीज थी जो आज तक नहीं मिली, ताबूत सकीना, ठीक है, वो वहां से गायब हो गया, ठीक है, जिसमें जो कि बहुत ज्यादा जिसकी अहमियत है। और अच्छा एनीवे, अच्छा अब ये हुआ कि जो ऊपर का जो इलाका था, जो ऊपर का यानी जो सल्तनत इसराइल थी, जो बनी इसराइल थे, वो कहां गए? जब बख्तनसर वहां से आ गया तो वो कबील जो अपने आप को हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटों के कहते थे कि वहां से ये कहानी शुरू होती है कि वो 12 ट्राइब्स कहां गए। और ये जितनी किताबें हैं आज तक, जितनी तहकीक हो रही है, जो कि हजारों साल से हो रही है, ये कोई आप समझें कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की दुनिया में आमद से कोई 700-800 साल पहले के ये सारे किस्से हैं। क्योंकि बनी इसराइल में ये सारे पैगंबर आए हजरत ईसा अलैहिस्सलाम समेत। तो वहां पर यह हुआ कि वो जो 12 ट्राइब्स थे, उन 12 ट्राइब्स के अलग अलग निशान हैं। अगर आप उनकी मतलब उनके अलग अलग झंडे, अलग अलग बेटे, अलग अलग कबीले जो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम, तो वो 12 ये 12 ट्राइब्स को अगर हम दिखाएं तो इनके नाम हैं, इन कबीलों के बाकायदा नाम हैं, ठीक है। और इनके नाम भी हैं, अगर हम इसको बड़ा स्क्रीन पे कर देंगे तो लोग ज्यादा इसको देख सकेंगे। मैं इसको बात यहां बताने लगा हूं कि मैं अहद हाजिर से कैसे जोड़ रहा हूं इसको, मैं भी इसको अहद हाजिर से जोड़ता हूं। ये जो 12 ट्राइब्स हैं, इसमें शिमयोन, इसमें ये सारा मैं कोट कर रहा हूं यहां पे इसराइली रवायात को, ठीक है। कुरान शरीफ में 12 कबीलों का जिक्र है, 12 कबीलों का जिक्र है कुरान शरीफ के अंदर, ठीक है। 12 बेटे, 12 कबीले, लेकिन डिटेल्स जो हैं वो फिर आपको इसराइली रवायत में मिलती है, क्योंकि वहां पर जो है वो ये कि 12 कबीले कहां गए। 12 कबीले मुख्तलिफ जगहों पे जाके आबाद हो गए। कोई एथोपिया में चला गया, कोई एक कबीले के बारे में कहा जाता है कि वो यहाँ पे अफगानिस्तान में आके सेटल हो गया,
किसी कबीले के बारे में कहा जाता है कि वो कुर्दिस्तान में चला गया, लेकिन वो 12 कबीले कहां गए ये आज तक किसी को पता नहीं चला। फिर ये हुआ, अच्छा अब यहां से आप आ जाएं जरा चंद सौ साल बाद, चंद सौ साल के बाद आ जाएं। अब इस कहानी को, ये 12 कबीले कहां गए यहां रोक दें, चंद सौ साल के बाद आ जाएं। और चंद सौ साल के बाद अचानक दुनिया में एक बहुत बड़ी, इसराइल नहीं है, पहली यहूदी सल्तनत जो किंगडम ऑफ इसराइल थी, उसके बाद ये इसराइल जहां पे बना है ये नहीं थी। एक और इसराइल की, यानी एक और यहूदी सल्तनत कायम हो गई, इसराइल नहीं कहना चाहिए, यहूदी सल्तनत कायम हो गई। लेकिन वो यहूदी सल्तनत जो है वो अर्द मुकद्दस में नहीं थी, वहां नहीं थी जो कि प्रॉमिस लैंड है, वो एक और जगह पे कायम हो गई। और वो जिस जगह पर कायम हुई वो है, तारीख में उसको कहते हैं खजारिया, किंगडम ऑफ खजारिया, ठीक है। और उसके बारे में अगर यहां पर फिर मैं कोट कर रहा हूं, उसको हम नक्शा भी दिखा देते हैं अगर हमारे पास मौजूद है। किंगडम ऑफ खजारिया जो है ये हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की ये बहुत बड़ी किंगडम, ठीक है। और ये आप देखें तो ये किंगडम कहां तक फैली हुई है, ह्यूज किंगडम। और इसके ऊपर यानी इसराइल की जो किताबें हैं तो वो उसमें जब ये मैप शो होता है तो इसके ऊपर स्टार ऑफ डेविड भी लगा होता है। ये पहली ऐसी सल्तनत थी जो यहूदी सल्तनत थी लेकिन अर्द मुकद्दस में नहीं थी। और ये खदारिया की वसी सल्तनत थी, बहुत वसी। और यहां पर वो यहूदी मौजूद थे जो कि आप समझें कि खाना बदोश, या वो यहूदी मौजूद थे जो कि खाना बदोश कबाइल जो मुख्तलिफ जगहों से हिजरत करके आए थे। वो लॉस्ट ट्राइब में थे या नहीं थे, उसको सवाल को आगे किसी नशिश के लिए छोड़ देते हैं कि क्या वो उनमें से एक कबीला यहां के बस गया था इस इलाके में। लेकिन ये इलाका कौन सा था, ये एक वसी, इसको देखें ये वसी इलाका है। और ये खजारिया, इसको तो नक्शे को थोड़ा बड़ा करें, ठीक है, इस नक्शे को थोड़ा बड़ा करें, ये खजारिया की सल्तनत है। और इस खजारिया की सल्तनत में ये पुराना नक्शा है, ये आपको बेजेंटीन एम्पायर नजर आ रही है, ये आपको जॉर्जिया नजर आ रहा है, ये आपको नजर आ रहा है आजरबाईजान, ये आपको नजर आ रहा है ब्लैक सी, ये आपको। तो सबसे पहली यहूदी सल्तनत जो तारीख में बनती है वो बनती है जिन इलाकों में अब यूक्रेन है, ठीक है। मैंने आपसे कहना इसका एक मजहब का, जब तक मजहब को आप साथ नहीं जोड़ेंगे ना, तो केविन रूस, होली एम्पायर, बेजेंटाइन एम्पायर, ये खुरासान, पर्शिया, ये सारे मौजूद हैं अपनी जगह, ठीक है। द खजार किंगडम इन द अर्ली 10th सेंचुरी, ये मैप है, ठीक है। और खजारिया जो सल्तनत है, ये सल्तनत जो है ये बनी और यहां पे यहूदी आ गए, यहूदियों की सल्तनत। अब यहूदी यहां पर कैसे आके बसे, कैस्पियन सी के किनारे, लॉस्ट ट्राइब में से एक ट्राइब। ये यहां पर जो मैं कोट कर रहा हूं, ये यहां पर मैं कोट कर रहा हूं द ज्यूज ऑफ खजारिया, जो कि इसका 3rd एडिशन है, केविन अलन ब्रुक की किताब है द ज्यूज ऑफ खजारिया, ठीक है। और ये 12 ट्राइब्स ऑफ इसराइल में से अगर हम दिखा सकें ज्यूज ऑफ खजारिया, तो हमारे नाजरीन अगर उसको देखना चाहें कि मैं कौन सी किताब कोट कर रहा हूं किस माहिर इसराइलियात की, तो मैं ज्यूज ऑफ खजारिया को कोट कर रहा हूं, ठीक है। तो खजारिया सल्तनत के यहूदी, वहां से यहूदी कायम हुए और एक सल्तनत बन गई। अब उस सल्तनत का फड्डा पड़ रहा है, किससे फड्डा उसका पड़ रहा है, मुसलमान आ रहे हैं फतुहात लेके, उधर से जनाब ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस आ रहे हैं, ऑर्थोडॉक्स के साथ, रोमन्स नहीं, रोमन्स तो उधर कैथोलिक से दूर पड़े हैं ना, इनका फड्डा ये सर पे तो ऑर्थोडॉक्स है ना, ये तो वो इलाका है जहां पर हंगरी है, पोलैंड है। अक्सर सुनते हैं ना पोलैंड में ज्यूज हैं बहुत ज्यादा, तो ये वो ज्यूज है ना सारे। इसराइल में जो लोग आए हैं यहूदी, तो कहां से आए हैं, अमेरिका से तो नहीं आए ना, बर्तानिया से भी नहीं आए, इसराइल में कहां से आए हैं, पोलैंड से आए हैं, जर्मनी से आए हैं, यूक्रेन से, इन इलाकों से आए हैं ना। तो ये वो इलाके हैं जहां यहूदी मौजूद थे। अरब में भी, अरब मुल्कों में भी जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो उनके मुआहदे हो रहे हैं, यहूदी कबीले मौजूद हैं छोटे छोटे, लेकिन वहां पर बड़ी इतने ज्यादा हैं कि सल्तनत बन गई थी पूरी। अब होली रोमन एम्पायर तो दूर है, करीब कौन है, ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस। लेकिन एक मरहला ऐसा हुआ
कि यहाँ पे ये भी ख्याल पैदा हुआ कि जब ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी आनी थी तो वो जो व्लादिमीर जो हम बात करते हैं कि जिसने सबसे पहले ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी कबूल की, एक मरहले पर इस्लाम भी कबूल करने जा रहा था। वो इस्लाम से मुतासर हो गया था। उसने ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी मैं कबूल नहीं करता, मैं इस्लाम कबूल कर लेता हूँ, क्योंकि ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी में भी शराब हराम है। ठीक है, तो वो शराब चूंकि नहीं पीते थे ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस, तो उसने कहा कि वो जो ना लास्ट सपर और जो भी है फिनोमेना, एनीवे, तो ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस उसको चूंकि नहीं मानते, तो लेकिन फिर उन्होंने ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी कबूल की, तो यहाँ क्रिश्चियनिटी आ गई। लेकिन जो झगड़ा शुरू हुआ वो शुरू हुआ ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी से, मुसलमान उधर से ऑटोमन्स, और ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी चूंकि ये रशिया में आ गई, रश कैवन के इलाके में, तो और ये सारा का सारा ऑर्थोडॉक्स हो गया, तो आहिस्ता आहिस्ता वो जो खजारिया की किंगडम थी वो सुकड़ना शुरू हो गई, और सुकड़ते सुकड़ते उन्होंने फिर इन पे मजालिम किए। ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस ने कहा कि ये तो भाई ये तो वो हैं जिन्होंने हजरत ईसा अलैहि सलाम को जो ले गए थे तख्ते दार तक, और सारे ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन जो हैं वो बड़े, यानी आप समझें कि वो कहते हैं कि हमारे पैगंबरों को तो ये ले गए थे, किसी को आरब पे चढ़ा दिया, तो किसी को सलीब तक ले गए, तो इनके ऊपर मजालिम शुरू हुए। तो उसके नतीजे में सुकड़ते का अंडरग्राउंड तंजीमें शुरू हुई, जिसमें से एक वो थी जो ओडेसा में कल बात की थी, जायनिज्म फिर शुरू हुआ 16वीं सदी में, क्योंकि प्रेशर और मजालिम इतने हुए इन पे कि उसके नतीजे में यहां पर अंडरग्राउंड बैन लग गया मुकम्मल तौर पे। ठीक है, बैन लगा, इनके ऊपर पाबंदियां लगी। अब यहां से जो है ये वो लिंक है जो मजहबी लिंक है। एक तबका ऐसा है इसराइल में आज जो यूक्रेन की जंग से खुश है, वो परेशान नहीं, वो खुश है, क्योंकि वो ये कहता है कि जो मसीहा हैं जिन्होंने आना है वो उस वक्त आएंगे जब सारी दुनिया से यहूदी वापस आ जाएंगे अर्ज़ मुकद्दस में, जो क्योंकि वहां यूक्रेन में बैठे हुए थे, तो अच्छा है वहां से भी आ रहे हैं, तो हम वेलकम करेंगे, ताकि उसके नतीजे में वो जो थर्ड टेम्पल है वो करीब। इसका एक मजहबी पहलू है जो ज़हन में रखना चाहिए। ठीक है, अब जनाब अगले कोई समझें कि 72 घंटों में या 2 या 3 दिन में 2 बड़ी शख्सियत की टेलीफोन पे बात होने वाली है लंबी, और वो बात हो रही है प्रेसिडेंट बाइडेन की और प्रीमियर शी की दोबारा। एक हफ्ते के, इन हफ्ता भी नहीं, कुछ 4 दिन हुए अभी, जो सेक्रेटरी ब्लिंकन की और उनके जो टॉप डिप्लोमेट हैं शियाई जो हैं, उनकी जो 7 घंटे की मुलाकात हुई है और नाकाम हुई है। जी सर। और प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की ने जो खिताब किया है कल कांग्रेस से, उसमें उन्होंने फिर वही इतना प्रेशर डाल दिया है प्रेसिडेंट बाइडेन पे कि इस बात का अंदेशा है कि प्रेसिडेंट बाइडेन सक इन हो रहे हैं यूरोप के अंदर इंडो पैसिफिक से। ठीक है, यूरोप के अंदर मतलब खींच, उनको खींच, मतलब उन्होंने कहा हमें हथियार दो, हमें वो। अब वो किसके बिहाफ पे जाके ये हर पार्लियामेंट से खिताब कर रहे हैं? भाई नेटो का रुकन तो बनना नहीं है, वो किस बिहाफ पे बात कर रहे हैं? लेकिन दोबारा अमेरिका सकिन हो रहा है। यूरोप, जो अमेरिका चाहता है कि हम बाहर निकलें और हमारा जो असल मामला तो इंडो पैसिफिक था, ये यूरोप में कहां सकिन, वो सकिन हमें ये दें वो दें। उन्होंने कामाकाजी, तो स्विच ब्लेड उनके ड्रोन्स होते हैं, वो इतने से ड्रोन्स होते हैं बैकपैक पे, लेकिन 500 ग्राम से लेके और पता नहीं छोटे, और वो होते हैं कामाकाजी ड्रोन्स। यानी एक तो ड्रोन ही होता है ना जाके सर्वेलेंस करे और जाके वो हमला करके वापस आ जाए, एक ड्रोन होता है कि जाके छोटे टारगेट पे टकराए और खुद भी तबाह हो जाए। तो कई हजार एंटी टैंक मिसाइल्स और 800 मिलियन मजीद, तो ये सारा। और जो जनरल ऑस्टिन लॉयड हैं वो भी यूरोप का दौरा दोबारा कर रहे हैं, प्रेसिडेंट बाइडेन शी से बात करने वाले हैं दोबारा यूक्रेन के लिए। तो ये अब पूरे खित्ते के जो हालात हैं उसमें मुख्तलिफ ममालिक के अंदर, मतलब ईरान टॉक्स यहाँ पे MBS के और MBG जो सऊदी अरेबिया और UAE मुल्क इंपॉर्टेंट, वो इंतजार कर रहे हैं कि यहां पर इस खित्ते के अंदर बाकी मुल्क क्या फैसला करते हैं और पाकिस्तान के अंदर सियासी अदम इस्तेकाम। ठीक है सर, ब्रेक से वापस आएंगे, पाकिस्तान की सियासत पर भी आपसे बात करेंगे। नाज़रीन एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक नाजरीन। जी डॉक्टर साहब, शेख रशीद साहब ने जो आज कहा है कि सिंध में गवर्नर राज जो है वो लगाई जाए, वजीर आजम साहब से मैं ये गुजारिश करता हूँ, क्या समझ रहे हैं डॉक्टर साहब कि क्या इसका कानूनी तरीक़ाकार है या कोई कानूनी पहलू होगा कि अगर अपने ही वज़रा बगावत करते हैं तो कोई इसको आगे देखते हैं ना। अभी ये तो अभी आगे किस तरह से इमरान खान साहब, पहले तो ये कि अब अपनी काबीना को देखें। अब मैं MNS की बात नहीं कर रहा, और वो काबीना जो कि करीब तरीन मशावरत भी दे रही है, कोर कैबिनेट उनकी, कोर कैबिनेट जो कहते हैं तर्जुमानों का, और काबीना का इजलास बुलाए तो फैसल वाउडा साहब नाम ले देंगे किसी दिन, ये मैं आपको बताऊं, फैसल वाउडा साहब भी नाम ले देंगे और बहुत देर नहीं लगाएंगे नाम लेने में। लेकिन ये कि खान साहब जरा वो चेक करें कौन से लोग हैं। वजाहत कर दूं कि अक्सरियत जो माहिरीन इसराइलियात की है वो ये किंगडम ऑफ जो खाजर्स की जो किंगडम है, जो कि बाद में यूक्रेन और हंगरी और पोलैंड ये सारा बना, जो कि अर्द मुकद्दस पे नहीं कायम हुई, लेकिन यहूदियों की पहली जो है वो सल्तन की किंगडम है। लेकिन उसको नहीं, वो कहते हैं कि ये तो ऐसे ही था कि उन्होंने, अंग्रेजों ने भी तो कह दिया था ना कि जाके युगांडा में ले लो जगह। आप कल हमने जिक्र किया था, उन्होंने कह दिया था उससे मर्कल से कि आप जाके वहाँ पे जिसने ज़ायनिज़्म की बात की थी, तो उसने कहा था मैं स्टेट चाहिए, उन्होंने कहा था युगांडा में ले लो। अंग्रेज नहीं माने, बाद में माने। तो एक तबका ऐसा है जो कहता है कि नहीं, ये लॉस्ट ट्राइब, अक्सरियत कहती है ये लॉस्ट ट्राइब में से एक है, कुछ कहते हैं कि तुर्क हैं। दोनों अपनी जगह ठीक हैं। ये तुर्क थे गालिबन जो कन्वर्ट हुए। शुरू में ये तुर्क खाना बदोश कबाइल थे जो वहां पर रहते थे, तुर्क नस्ल जो कि कन्वर्ट हो गए बाद में, और उनके साथ फिर ये लोग बस गए जाके लॉस्ट ट्राइब वाले, और यानी तुर्क मिक्स हैं यानी वहां पर। एक कुछ लोग कहते हैं कि बिल्कुल नहीं, ये तुर्क ही थे जो यहूदी हो गए, कुछ ये कहते हैं, अक्सरियत ये कहती है कि ये लॉस्ट ट्राइब में से एक है। और इसमें एक और बात है, वक्त कम है तो मैं इसमें, क्योंकि ये जो मैं पढ़ रहा था ना, इसकी ये जो सबसे अच्छी बुक है खजारिया, नहीं इसको बाद में डिस्कस कर लेंगे। उनका जो कॉन्सेप्ट है ना, इस सरजमीन के साथ एक और भी ताल्लुक है। अच्छा, इस सरजमीन, ये जो सरजमीन है यूक्रेन वाली, यूक्रेन और जॉर्जिया और पोलैंड और रशिया और ये जो कैस्पियन और ब्लैक सी के दरमियान, इसका अब चूंकि इसमें यार डिस्कस नहीं कर, इसने लंबी बात में इसको डिस्कस नहीं कहना चाह रहा, क्योंकि ये अहदनामा कदीम में ज़्यादा है, यानी ये तौरा में है, ठीक है ना, जो पहली 5 किताबें हैं बाइबल की, अहदनामा कदीम, तो उसमें भी है। और इसमें उसको पढ़ें तो ज़रा ज़्यादा आपको क्लैरिटी के साथ समझ में आता है। ये जो बुक्स हैं, यहाँ पर पूरा तस्करा है इस सरजमीन में। कुरान शरीफ में तो या मुसलमान तो बहुत कम इस बात पे बहस करते हैं, उनके यहाँ कंप्लीट डिटेल है। और वो है, ये वो सरजमीन है जो याजूज और माजूज की सरजमीन है, गॉग एंड मगॉग बाइबल में। तो गॉग एंड मगॉग जो है ना, वो उस पर मैं बाद में बात करूंगा, और वो बिल्कुल उस चीज़ से मुख्तलिफ है जो चीज़ हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा इसका इशारा पहले, लेकिन गॉग, मैंने कहा ये सरजमीन बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये जो जमीन का टुकड़ा है ना कैस्पियन और ब्लैक सी के दरमियान, ये बहुत इंपॉर्टेंट है रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें छोड़ दें कि यहाँ पे बास्केट्स ब्रेड की हैं, यहाँ पे जो है वो आप कहें कि जी वो ऑयल है, गैस है, मजहब का बहुत बड़ा ताल्लुक है, ठीक है। ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी और ज्यूज के लिए, क्रिश्चियंस के लिए, सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एनीवे, तो इसमें एक तो बात ही हो गई। दूसरी बात, एक सानिया पेश आया आज, और वो सानिया जो है उसको इंडिपेंडेंट ने अभी थोड़ी देर पहले उसको रिपोर्ट किया है, क्योंकि सेंसिटिव बात चीज़ें होती हैं तो हम उस पर फिर कोट ज़रूर कर देते हैं। होता नहीं है, गल्फ़ जो है वो, ये जो समंदर है गल्फ़ का, ये बड़ा महफूज है, और यहाँ पे बहुत सारे जहाज़ भी हैं, यहाँ पे कार्गो जो है, लेकिन यूएई का जहाज़ यहाँ पे ईरान के साहिल से कोई 30 कोई चंद किलोमीटर्स के फासले पे, नॉटिकल माइल्स के फासले पे जो है वो डूब गया है। और अब उसकी वजह जो है वो बयान हो रही है कि मौसम ख़राब था, लेकिन उस पर 30 लोग थे, और सूडान, इंडिया, पाकिस्तान, युगांडा, तंजानिया, इथोपिया, और ये जो है ये या जो उम्मे कोएन की तरफ जा रहा था। तो अब हम उम्मीद करते हैं कि लोग बचा लिए गए होंगे, और ये मौसम की वजह से ही होगा, कोई और वाक़या यहाँ पे पेश ना आया हो, अल्लाह ना करे। अच्छा, मैं जो बात आपसे अभी जो अगले चंद रोज़ हैं, देखें जंग नहीं ख़त्म हो रही। नेटो ममालिक यूरोप के अंदर जनरल लॉयड भी हैं, और प्रेसिडेंट बाइडन प्रीमियर शी से बात करने के बाद दोबारा, देखिए ये जो इतनी ज़्यादा सुपर पावर्स के दरमियान आपस में बातचीत फेलियर की तरफ जा रही है, ये बड़ा एक यानी एक टेरिफाइंग सिचुएशन है।
कि पीस नहीं हो पा, मतलब पीस अमन के सीज फायर के लिए लोग कह रहे हैं कि रुको तो बात आगे बढ़े, वो जंगबंदी नहीं खत्म हो रही। यानी हम अब देखें प्रेसिडेंट मैक्रोन आए, कभी कभी वो इसराइल के वजीर आजम, कभी तैयब एर्दोगान, नहीं हो रही। कभी डायरेक्ट मिल रहे हैं सीआईए के डायरेक्टर, कभी सेक्रेटरी ब्लिंकन पहुंचे हुए हैं जनाब मॉस्को, मसला नहीं हल हो रहा। कभी एक दफा अमेरिका और चाइना मिल रहे हैं, नई बात हो रही, फिर दूसरी दफा मिल रहे हैं, अब फिर दोबारा बात हो रही है। अब मुझे बताएं कि अब ये, और सबसे सख्त जुमला इस्तेमाल किया है अभी तक प्रेसिडेंट बाइडेन ने पुतिन के बारे में, वो कहा वॉर क्रिमिनल, ही इज अ वॉर क्रिमिनल, ठीक है, जंगी जराइम का यानी सख्त चैप्टर क्लोज किया है। पुतिन वहां नहीं रुक रहे। अच्छा, अभी जंग जितनी लंबी हो रही है ना, उसमें अब जैसे ये अटैक हुआ, ये जो पोलैंड के पास हुआ था या बाकी जगहों पे हो रहा है, वो कह रहे हैं इसमें फौजी मर रहे हैं। रशिया ये कह रहा है कि इसमें फॉरेन फाइटर्स मर रहे हैं, मलेशिया मर्सनरीज जो आए थे, हाँ, जिनको बड़ा दर्द उठा हुआ था पेट में, दुनिया भर से पहुंच रहे थे और वो मर रहे हैं। वो कह रहे हैं ये जो वाकया हुआ है, जो थिएटर पे बॉम्बिंग हुई है, इसमें भी जो वेस्टर्न मीडिया है वो कह रहा है कि बच्चे और औरतें और खवातीन थे। वो ये कहते हैं कि इसमें बच्चे खवातीन नहीं थे, लेकिन उनकी पूरी कोशिश है कि वो बच्चों खवातीन के अंदर ही ह्यूमन शील्ड बना के रहें, तो हम उनको टारगेट कर रहे हैं। लेकिन ये जंग खत्म नहीं हो रही बदकिस्मती से। ज़ेलेंस्की कहने के बावजूद कि मैं नेटो में नहीं जाऊंगा, वो असला मंगाते जा रहे हैं, असला खरीदते जा रहे हैं। वो कभी कनाडा की पार्लियामेंट से खिताब कर रहे होते हैं, कभी यूके की पार्लियामेंट से, कभी इसराइल की पार्लियामेंट से, कभी वो जो है वो अमेरिकन कांग्रेस से, और कल जो किया तो रुला दिया। मतलब अब जान लोगे क्या भाई, और रुला दिया। तो कहते हैं खुदा का वाह मेरी मदद करो, मतलब मुझे असलहा दो, मुझे पैसा दो, मुझे ये करो, मुझे वो करो, मुझे नेटो में नहीं ले सकते, कुछ तो करो। जंग खिंचती जा रही है, पीछे कौन है? प्रेसिडेंट बाइडेन ड्रैग हो रहे हैं इसमें। अमेरिका का मसला ये नहीं था रशिया, अमेरिका का मसला इंडो पैसिफिक था। अब वो कंप्लीट जो है ना, अमेरिका सकिन हो रहा है इसमें, कि इसमें ही जनाब इंडिया कह रहा है कि हम भी रशिया के साथ हम अपने डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट रखेंगे, चाइना कह रहा है कि अच्छा हमारा भी दरवाजा खुला हुआ है, इधर से वो ईरान अपना ऑयल, सऊदी अरेबिया यूएई कह रहा है हम अपनी मर्जी से करेंगे, ठीक है। वहां पर प्रीमियस जी ने फैसला ऐलान कर दिया कि मैं दौरा करूंगा सऊदी। ये वो दौर है जिसमें पाकिस्तान के अंदर मैं नहीं जानता, और मैं समझने से कासिर हूं कि मैन मेड क्राइसिस कैसे क्रिएट हो गया इतना ज्यादा इस वक्त जबकि आपको बिल्कुल ना आपकी मईशत ठीक हो सकती है ना इन्वेस्टमेंट। जब तक सियासी अदम में इस्तेकाम रहेगा, जब तक लोगों को पता नहीं होगा कि यार आज से 15 दिन के बाद क्या मुल्क में सूरत हाल होगी, तो मुझे बताएं इतने ज्यादा अरसे तो हम नहीं चल सकते ना। हमें तो एक जगह ठहराओ, हमने बात करनी है, बतौर मुल्क एक बात करनी है ना। अब मुल्क के अंदर एक टर्मोइल रहे, ठीक है ना, मतलब इंडिया के अंदर इलेक्शन हो रहा है कि कांग्रेस हार गई, वो जीत गए, आम, लेकिन प्राइम मिनिस्टर मोदी तो है ना। तो मतलब है कि आप यहां पर एक सियासी अदम इस्तेकाम ऐसा है, मतलब वहां होते रहते हैं ये हल्लड़ गुल्लड़ आपस में, लीडरशिप का फुकदान, लेकिन एक प्राइम मिनिस्टर यहां पर ये जो सिचुएशन क्रिएट है ना, इसको ठीक होना इसका जरूरी है ताकि दुनिया से हम मुखातिब हो सकें फौरी तौर पे। बहुत शुक्रिया, माशी सतह पर भी, सफारती पर भी, और इंटरनल क्योस भी खत्म। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाजरीन, कल इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। मुझे नाइला अली को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज जी। अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, गुर्दनवा के लोगों का सब ख्याल रखिएगा।